हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूं रविकांत पाल। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं, क्लास 10 के केमिस्ट्री का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है आम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड एंड बेस। और उस चैप्टर का एक टॉपिक लेके आया हूं सूचक, इसको इंग्लिश में इंडिकेटर बोलते हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग कि सूचक क्या होता है। आइए जानते हैं सूचक क्या होता है। इसको इंग्लिश में इंडिकेटर कहते हैं। इसमें कि सूचक वह पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी प्रदान करता है, अर्थात वह अंत बिंदु को निर्धारित करता है, एंड पॉइंट को निर्देशित करता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो प्रयुक्त होने वाले सूचक होते हैं वह कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल हम लोगों को एक प्रकार का सूचक पढ़ना है जिसको कहते हैं आम्ल क्षार सूचक, एसिड बेस इंडिकेटर। अब ये आम्ल क्षार जो सूचक होते हैं वह पीएच मान में, विभिन्न पीएच मानों के लिए इनके रंग भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात पीएच मान में परिवर्तन के कारण इनके रंग में भी परिवर्तन होता है। ये जो सूचक होते हैं, आम्ल क्षार जो सूचक होते हैं, इनको हाइड्रोजन आयन सूचक या उदासीनीकरण सूचक भी कहा जाता है। अब इनका उपयोग करके रासायनिक अभिक्रियाओं के पूर्ण होने की दशा या उनके अंत बिंदु की स्थिति ज्ञात की जाती है। अब आते हैं हम लोग आम्ल क्षार सूचक किसे कहते हैं। उसकी परिभाषा इस तरह से हो सकता है कि आम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय माध्यम में एक रंग तथा क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग होता है, अर्थात पीएच मान में उचित परिवर्तन के साथ उनके रंग में भी परिवर्तन होता है। और इन्हीं रंग परिवर्तन के आधार पर हम लोग पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हुई या चल रही है या अंत बिंदु को प्रदान हो गई है। इस तरह से सूचक का उपयोग करते हैं। और ये जो सूचक होते हैं इनका हमेशा प्रयोग आयतनात्मक विश्लेषण में किया जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अध्ययन की दृष्टि से इसका प्रयोग किया जाता है। उसमें हमेशा इसके द्वारा उनके जो पीएच मान में परिवर्तन के साथ जो रंग परिवर्तन होता है उसी के आधार पर अभिक्रिया का पता लगाते हैं कि अभिक्रिया में चल रही है कि समाप्त हो गई कि या अंत बिंदु की ओर अग्रसर हो रही। तो इस तरह से आयतनात्मक विश्लेषण में सूचक का बहुत महत्व होता है। अब आगे हम लोग आते हैं कि आम्ल क्षार सूचकों का पीएच परिसर। आम्ल क्षार सूचकों का पीएच परिसर। पीएच परिसर या इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीएच रेंज भी बोलते हैं। अब ये पीएच रेंज क्या होता है, पीएच परिसर क्या होता है कि जितने भी अम्ल क्षार सूचक होते हैं उनका जो रंग परिवर्तन होता है एक निश्चित पीएच मान के अंतर्गत होता है, तो उसी को हम लोग पीएच परिसर कहा जाता है, पीएच रेंज कहा जाता है। जैसे इसमें उदाहरण बताता है कि एक सूचक है, इसका नाम है फिनाल्फेथलीन। फिनाल्फेथलीन है। इसका जो पीएच परिसर होता है वह 8.0 से लेके 8.9 तक, अर्थात इसी पीएच परिसर के अंतर्गत इसके रंग में परिवर्तन होता है। जब उसका पीएच मान 8 से कम होता है तो किसी भी विलयन में इसका जो रंग होता है कुछ नहीं होता है, ये रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं। और जब इसका पीएच मान 8.9 से अधिक होता है तो ये गुलाबी हो जाता है। तो ये होता है कि जैसे जैसे अभिक्रिया होगी पीएच मान में परिवर्तन होगा, वैसे वैसे इसके रंग में परिवर्तन आता है। तो अर्थात जब विलयन
दुर्बल क्षारीय होता है तो उसका रंग, फिनाइलफिथिलीन का रंग रंगहीन होता है, और जैसे ही वह प्रबल क्षारीय होता है उसका रंग बदल जाता है, वो गुलाबी हो जाता है। तो इस तरह से पीएच मान में जो परिवर्तन होता है उसका ज्ञान हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है फिनाइलफिथिलीन के लिए पीएच परिसर का मान। तो यहाँ से हम लोग समझ लिए कि जो अम्ल क्षार सूचक होते हैं उनका पीएच परिसर क्या होता है, कि किसी भी अम्ल क्षार सूचक का जो रंग परिवर्तन होता है एक निश्चित पीएच मान के अंतर्गत होता है, तो उन्हीं मानों को कहा जाता है, उसका पीएच परिसर कहा जाता है, पीएच रेंज कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण अम्ल क्षार सूचक हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कुछ प्रमुख अम्ल क्षार सूचक है और उनके पीएच परिसर के बारे में जानेंगे हम लोग, जो इस प्रकार है। अब इसमें सूचक 3 सूचक हैं, मेथिल ऑरेंज, लिटमस और फिनाइलफिथिलीन। मेथिल ऑरेंज का पीएच परिसर होता है 3.1 से लेके 4.5 होता है, और पीएच परिसर से कम पीएच वाले विलयन में रंग, अर्थात जब पीएच का मान 3.1 से कम रहेगा तो उसका रंग लाल रहता है। फिर इसके बाद जब उसका पीएच मान 4.5 से ज्यादा हो जाता है तो रंग उसका पीला हो जाता है। तो इस रंग के आधार पर हम लोग पहचान सकते हैं कि अभिक्रिया किस स्तर तक पहुंची है। आगे दूसरा लिटमस, या इसको लिटमस पेपर भी कहा जाता है। इसका पीएच परिसर होता है 5.5 से लेके 7.4, यानी जब इसका पीएच मान 5.5 से कम रहेगा तो रंग इसका लाल रहेगा, और जब पीएच 7.4 से ज्यादा हो जाएगा इसका रंग नीला हो जाएगा। फिर इसके बाद फिनाइलफिथिलीन है, इसका पीएच परिसर 8.0 से लेके 8.9 होता है, यानी जब इसका पीएच मान 8 से कम रहेगा तो उसका रंग रंगहीन रहेगा, और जब उसका पीएच 8.5 से 8.9 से ज्यादा हो जाएगा तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है। अब ये जो लिटमस पेपर है इसमें यही बताया जाता है कि जब वह अम्लीय रहता है तो उसका रंग लाल रहता है, जब क्षारीय हो जाता है तो नीला हो जाता है। तो ये सब है कुछ प्रमुख अम्ल क्षार सूचक और उनके पीएच परिसर। अब यहाँ से पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया होगा कि किसी भी अम्ल क्षार सूचक का पीएच परिसर क्या होता है और उसके द्वारा किस तरह से अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है। अब इसके बाद आगे हम लोग सीखेंगे अम्ल क्षार सूचकों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स। अब इसके बाद आगे सूचकों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स। तो सूचकों के कार्य करने का जो सिद्धांत है, किस आधार पर वो कार्य करते हैं, उनके रंग में किस तरह से परिवर्तन होता है, तो वही जो परिकल्पना आती है उन सिद्धांत के अंतर्गत आती है। तो उसमें एक मुख्य सिद्धांत, इसमें 2 मुख्य सिद्धांत प्रचलित हैं। तो पहला इसमें सिद्धांत हम लोग सीखना है वेस्टवाल्ड का सिद्धांत, वेस्टवाल्ड्स थ्योरी। अब ये वेस्टवाल्ड का सिद्धांत क्या होता है, इसमें कल्पना की जाती है कि कोई भी अम्ल क्षार सूचक या कोई भी सूचक या तो कोई दुर्बल कार्बनिक अम्ल होता है या फिर कोई दुर्बल कार्बनिक क्षार होता है, और इनका किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इसका आयनन बहुत कम होता है, क्योंकि ये दुर्बल अम्ल की भांति भी व्यवहार करते हैं और दुर्बल क्षार की भांति भी व्यवहार करते हैं। अब इसमें देखा गया है कि जो अम्लीय सूचक होते हैं उनका ऋणायन, आयनन के दौरान उनका जो ऋणायन होता है वह रंगीन होता है, और जो क्षारीय सूचक होते हैं उनके धनायन रंगीन होते हैं। तो ये सब तमाम परिकल्पनाएं इस सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं, और इसमें उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे उदाहरण लेंगे, उदाहरण लेते हैं फिनाइलफिथिलीन का। जो फिनाइलफिथिलीन होता है एक दुर्बल अम्ल होता है। ये ऐसा अम्ल क्षार सूचक होता है जो दुर्बल अम्ल की प्रकृति का होता है, और इसका आयनन बहुत कम होता है, और आयनन के दौरान इसके साम्यावस्था का समीकरण इस प्रकार दिया जा सकता है। फिनाइलफिथिलीन को सुविधा के लिए
सुविधा के लिए इसको HPH प्रदर्शित करते हैं, जहाँ H उसकी अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है, हाइड्रोजन आयन को, और जो pH है फिनाइलफेथिलीन उसके संकेत को प्रदर्शित करता है। ये जब इसका आयनन होता है तो यहाँ H+ मिलता है और pH- मिलता है। ये आयनन के प्रारंभ में ये रंगहीन होता है, और जो H+ है हाइड्रोजन आयन ये भी रंगहीन होता है। और जो ऋणायन होता है ये गुलाबी होता है। अब ये एक दुर्बल अम्ल होता है तो इसका आयनन बहुत कम मात्रा में होता है, और जब ये अम्लीय माध्यम में कार्य करता है तो अम्लीय माध्यम में इसका pH मान बरकरार रहता है अम्लीयता के कारण, तो उसका जो रंग होता है रंगहीन होता है। यानी उस अवस्था में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान स्थिर रहता है अम्लीय माध्यम में, तब उसका रंग रंगहीन होता है। लेकिन जैसे ही अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में संपन्न होती है, तो जब क्षारीय माध्यम में उत्पन्न होती है तो उसमें जो क्षार है उसमें उपस्थित हाइड्रोक्साइड आयन OH- जब क्षारीय माध्यम में होती है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोक्साइड आयन हाइड्रोजन आयन के साथ संयुक्त होकर उदासीन जल के अणु का निर्माण करते हैं, जिसके कारण ये साम्य अवस्था विक्षुब्ध हो जाती है, और फिनाइलफेथिलीन इस साम्य अवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए अपने आयनन की मात्रा को बढ़ा देता है, आयनन की दर को बढ़ा देता है। तो इस तरह से विलयन में इसके ऋणायन फिनाइलफेथिलीन आयन की संख्या बढ़ जाती है, उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, और विलयन गुलाबी हो जाता है। तो इस तरह से अभिक्रिया के दौरान इस फिनाइलफेथिलीन के रंग परिवर्तन को देखा जा सकता है। अब इसमें जब ये अम्लीय माध्यम में होता है तो यही साम्यावस्था स्थापित रहती है। उस अवस्था में फिनाइलफेथिलीन का जो आयनन होता है बहुत कम होता है, और H+ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता स्थिर रहती है, और विलयन का रंग रंगहीन होता है। लेकिन जैसे इसको क्षारीय माध्यम में ले जाते हैं तो क्षारीय माध्यम में या क्षारीय पदार्थ के कारण उसमें हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ जाती है OH-, और वह हाइड्रोजन आयन के साथ संयोग करके उदासीन जल के अणु का निर्माण करते हैं, और इस तरह से ये साम्य अवस्था विक्षुब्ध हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसको पुनः स्थापित करने के लिए ये फिनाइलफेथिलीन अपने आयनन की दर को बढ़ा देता है, और जब बढ़ाता है तो आयनन की क्रिया बढ़ती है, तो इसकी सांद्रता ऋणायन की सांद्रता बढ़ जाती है, जिसके कारण विलयन का रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। तो इस तरह से अभिक्रिया की स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। अब इसमें मान लीजिए कि कोई क्षारीय माध्यम में कोई क्षार है, मान लीजिए NaOH है, तो ये मिलाते हैं तो जब इसका आयनन होता है तो Na+ बनता है और OH- बनता है। तो ये जो OH- है H+ से अभिक्रिया कर लेता है, उससे संयुक्त हो जाता है, एक जल बना देता है, उदासीन जल के अणु का निर्माण कर लेता है। जो Na+ है इसका सोडियम आयन ये अभिक्रिया कर लेता है pH से, तब बनाता है NaPH बनाता है। तो यही अभिक्रिया के दौरान उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग मेथिल ऑरेंज का भी सीख सकते हैं हम लोग। इसी प्रकार तो मेथिल ऑरेंज होता है, मेथिल ऑरेंज को MiOH से प्रदर्शित करेंगे। इसमें OH दिखाते हैं क्योंकि मेथिल ऑरेंज एक क्षारीय सूचक माना जाता है, इसलिए उसकी स्वतंत्र अवस्था में OH प्रदर्शित कर देंगे। अब इसका आयनन भी बहुत कम होता है क्योंकि ये दुर्बल क्षार होता है, इसमें Mi+ बनता है और OH- बनता है। अब जो मेथिल ऑरेंज होता है इसका आयनन इस प्रकार होता है और आयनन की मात्रा बहुत कम रहती है। तो जब इसका आयनन नहीं होता है तो मेथिल ऑरेंज का रंग पीला होता है,
और ये जो होता है MI प्लस का, इसका रंग लाल होता है और ये रंगहीन होता है। तो जब ये क्षारीय माध्यम में कार्य करता है तो उस समय क्षारीय माध्यम में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक रहती है और यहाँ भी OH- हाइड्रोक्साइड आयन है। इस तरह से समायन प्रभाव के कारण इसके आयनन की मात्रा बहुत कम होती है, तो उस दौरान उसके विलयन का रंग रंगहीन होता है, यानी पीला ही रहता है। आयनन बहुत कम होता है तो पीला रंग रहता है। फिर इसके बाद जैसे ही अम्लीय माध्यम रखते हैं तो अम्लीय माध्यम का जो H+ होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रता या हाइड्रोजन आयन, वह हाइड्रोक्साइड आयन से संयुक्त होकर उदासीन जल के अणु का निर्माण करता है। इस तरह से इसकी सांद्रता घट जाती है। हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता जब घट जाएगी तो ये साम्य अवस्था विक्षुब्ध हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो उस साम्य अवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए जो मेथिल ऑरेंज होता है यह अपने आयनन की दर को बढ़ा लेता है। जैसे ही बढ़ाएगा तो उसमें इसके धनायन की सांद्रता बढ़ जाती है और बढ़ने के साथ साथ उसका रंग लाल हो जाता है। तो इस तरह से यह सूचक कार्य करता मेथिल ऑरेंज। अब इसमें होता है क्या है कि कोई भी प्रबल अम्ल लेते हैं, यह Cl, इसका आयनन होता है, इसमें H+ बनता है और Cl- बनता है। तो H+ इससे विक्रिया कर लेता है OH- से, तब इसमें बना देते हैं जल का अणु H2O बना देते हैं और इसमें MI+ जो होता है वह Cl- से विक्रिया करके MiCl का निर्माण करते हैं। और ये जो होता है प्रबल वैद्युत अपघट, MiCl से विक्रिया करके MiCl बनाते हैं और ये जो होते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं। तो इस तरह से इसके आयनन की मात्रा बढ़ती जाती है और विलयन लाल हो जाता है, विलयन का रंग लाल हो जाता है। तो ये था ओस्टवाल्ड के सिद्धांत के अनुसार जो अम्ल और क्षार सूचक होते हैं वह किस तरह से कार्य करते हैं, उनके रंग में परिवर्तन, pH परिवर्तन के साथ साथ किस प्रकार होता है, ये इसमें बताया गया। अब दूसरा सिद्धांत इसमें आते हैं हम लोग क्यूनोनाइड सिद्धांत, क्यूनोनाइड थियरी। अब ये जो सिद्धांत होता है वह सूचकों के कार्यविधि को स्पष्ट करने का आधुनिक सिद्धांत है। इसमें बताया जाता है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी अनुमापन में प्रयुक्त सूचक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक होता है और यह 2 चलावयव रूपों में पाया जाता है। अम्लीय माध्यम में एक रूप होता है और क्षारीय माध्यम में दूसरा रूप में परिवर्तित हो जाता है। इन दोनों रूपों को क्रमशः बेंजोनाइड और क्यूनोनाइड कहा जाता है। दोनों एक दूसरे से चलायमान होते हैं, यानी हमेशा ये रूप बदलते रहते हैं। जैसे pH का मान बदलेगा बेंजोनाइड क्यूनोनाइड में बदल जाएगा और क्यूनोनाइड बेंजोनाइड में परिवर्तित हो जाएगा। जो बेंजोनाइड होता है इसका रंग हल्का होता है या रंगहीन होता है और जो क्यूनोनाइड होता है इसका गहरा रंग होता है। तो इस तरह से दोनों रूप आपस में बदल के pH मान में उचित परिवर्तन के साथ ये दोनों रूप आपस में परिवर्तित होते हैं और रंग प्रदर्शित करते हैं। तो ये था सूचकों का सिद्धांत। अब इसके बाद हम लोग आगे सीखेंगे सर्वव्यापी सूचक, सर्वव्यापी सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। सर्वव्यापी सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब ये क्या होता है कि जब कई सूचकों को आपस में मिलाकर एक ऐसा मिश्रण बनाया जाता है जो विभिन्न pH वाले माध्यमों में भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है, तो ऐसे सूचक को सर्वव्यापी सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। अब इसमें उदाहरण है, जैसे एक सर्वव्यापी सूचक है कोलथाप। ये जो होता है वह 5 अम्ल क्षार सूचकों का मिश्रण होता है।
फिनाल्फेथिलीन, मेथिल रेड, अल्फा नेफ्थालथैलीन, थाइमालथैलीन, फिर ब्रोमोथाइमाल ब्लू। ये 5 सूचकों का मिश्रण होते हैं जिसके द्वारा ये कुल्फात बनाया जाता है। और इसमें विभिन्न पीएच मान पर या विभिन्न पीएच वाले माध्यमों में इनके जो रंग होते हैं भिन्न विभिन्न होते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया, जब पीएच का मान 4 होता है तो उसका रंग लाल हो जाता है। जब पीएच का मान 5 होता है तो रंग नारंगी हो जाता है। जब 6 होता है तो नींबुई पीला हो जाता है। जब 7 होता है तो हरा पीला हो जाता है। जब 8 होता है तो केवल हरा रहता है। 9 रहता है तो नीला हरा रहता है। और 10 जब रहेगा तो नीला बैगनी रहता है। 11 पर लाल बैगनी रहता है। तो इस तरह से हम लोग देखिए कि विभिन्न पीएच मान वाले माध्यमों में उसका जो रंग होता है विभिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। ये सर्वव्यापी सूचक होता है। ये सर्वव्यापी सूचकों का प्रयोग सभी अभिक्रियाओं में नहीं होता है, केवल कुछ विशिष्ट अभिक्रियाओं में कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए किया जाता है। और ये हमेशा आयतनात्मक विश्लेषण में कुछ विशेष प्रयोग की दृष्टि से ही इन सूचकों का प्रयोग किया जाता है। तो बस इतना है। अब इसके बाद नए टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।